क्या लोकसभा चुनाव अरुण कुमार लड़ने वाले हैं? जी अभी तो थके नहीं हैं। पार्टी लड़ाएगी तो लड़ेगी। सबको हटा करके खुद अध्यक्ष भी बनना चाहते थे, खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते। सत्ता के ऐसे प्यासे हैं, पिपासु हैं ये, ऐसा हम लोगों को कभी अंदाज लगा ही नहीं। बिहार को जितना डैमेज लालू यादव ने नहीं पहुंचाया था, उससे ज़्यादा नीतीश कुमार ने ये भोग किए हैं। सत्ता का बिहार को बर्बाद किया है। छाती तोड़ने का मतलब जीतन राम मांझी को आम नहीं तोड़ने दिए, उसी कैंपस में आम, और मांझी जी ने हमसे शेयर किया कि यहाँ का एक आम भी हम नहीं तोड़ सकते हैं। जो आदमी बाहर बैठ करके एक्स चीफ मिनिस्टर होकर के चीफ मिनिस्टर को आम नहीं तोड़ने दे रहा है, वो छाती हमसे तोड़वा लेगा। नीतीश कुमार पर 8,000 करोड़ का सृजन घोटाला है, जिसमें सोल रिस्पॉन्सिबल है। कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। सीबीआई जांच कर रही है, माननीय पटना उच्च न्यायालय मॉनिटरिंग कर रही है। आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा। क्या चिराग पासवान मंत्री बनने वाले हैं? देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी को जरूरत हुई है, चिराग पासवान ने निर्णय लेकर के उपचुनाव में भी मदद किया है। लेकिन हम लोग जो दूर खड़े हैं, इसलिए कि कहीं नीतीश कुमार फिर वहां के सरदार न बन जाएं और भाजपा को भी ले डूबे। इनको दूर रखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का जो टीम है वह एलाइज के साथ 40 का 40 सीट जीते। समाजवादी कुछ ऐसे महान नेता हुए जो जातीय तंत्र को इतना मजबूत किया। और नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन और मेरे साथ हैं जहानाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार। सर, बिहार तक में आपका स्वागत है। इनका एक परिचय मैं आपको और भी दे दूं कि फिलहाल ये चिराग पासवान की पार्टी के साथ हैं, लगातार उनके साथ घूम रहे हैं, क्षेत्र में काफ़ी एक्टिव हैं। तो मैं सवाल शुरू वहीं से कर लेता हूं जिसका जवाब शायद आप लोग भी जानना चाहते हैं। क्या लोकसभा चुनाव अरुण कुमार लड़ने वाले हैं? जी अभी तो थके नहीं हैं। पार्टी लड़ाएगी तो लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे। नहीं, किसी सीट को लेकर कोई बातचीत? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि उनकी कुछ सीटें हैं जिसे लेकर, और बिहार में जाति विशेष की राजनीति से कोई मतलब इग्नोर नहीं कर सकता कि जातियों की राजनीति के आप बड़े चेहरे रहे। कभी आप आनंद मोहन के साथ थे, कभी आप नीतीश कुमार के भी क्लोज रहे, कभी आप उपेंद्र कुशवाहा के क्लोज रहे, अब आप चिराग पासवान के साथ हैं। तो क्या उस जाति की राजनीति को साधने की आप पूरी कोशिश करेंगे उस पार्टी में रह के, या जो अरुण कुमार की राजनीति रही है वो अपनी राजनीति करेंगे? देखिए, मेरी राजनीतिक यात्रा CPI-ML से शुरू हुई है और मैं स्टूडेंट लाइफ में BSA का एक्टिविस्ट था। मैं उस स्ट्रीम से निकल करके जॉर्ज फर्नांडिस के साथ आए। बिल्कुल। और 77 में जॉर्ज का चुनाव जब हो रहा था तो मैं मुजफ्फरपुर में सेकेंड ईयर का विद्यार्थी था। सुषमा स्वराज और लैला फर्नांडिस वहाँ थी और उसमें हम लोग वॉल राइटिंग का काम करते थे। धीरे धीरे जॉर्ज फर्नांडिस ने मुझे वहाँ से अलग किया और मैं जॉर्ज के साथ राजनीति किया हूँ। जाति की राजनीति नहीं किया हूँ, लेकिन समाजवादी कुछ ऐसे महान नेता हुए जो जातीय तंत्र को इतना मजबूत किया। और उस लेवल में मैंने जातीय स्वाभिमान के कई सवाल जब खड़ा हुए तो वहाँ पर मैंने प्रतिकार जरूर किया है और जातीय स्वाभिमान पर मैंने लड़ाई लड़ी है। और मैं इनकार नहीं कर सकता हूँ कि समाज ने मुझे सम्मान दिया है, लेकिन दूसरे समाज के लोग भी हमारे बारे में ये नहीं कह सकते कि अरुण कुमार ने कभी, चाहे वह जाति हो चाहे धर्म हो, वोट के दृष्टि से मैं राजनीति नहीं करता हूं, मैं विचार की दृष्टि से राजनीति करता हूं। लेकिन बिहार की राजनीति में अगर फॉरवर्ड नेताओं की बात की जाए, या जब भी बात करते हैं कि फॉरवर्ड नेता कौन या फॉरवर्ड का क्षेत्र कौन सा है, तो धीरे धीरे वो क्षेत्र सारी पार्टियों ने ख़त्म भी किए और ख़त्म करने के साथ साथ वो आपको दिया भी गया। तो एक चेहरा तो जरूर बनता है ना, जिसमें ये इमेज बिल्डअप जरूर होता है। देखिए कि जैसे जहानाबाद, मतलब कोई इग्नोर नहीं कर सकता कि वो फॉरवर्ड क्षेत्र है। ठीक है, वो बात ठीक है, लेकिन
जहाँ तक लड़ने का सवाल हो, मैं जहानाबाद से लड़ सकता हूँ, नवादा से लड़ सकता हूँ, मुंगेर से, मुजफ्फरपुर से, सीतामढ़ी से। सीट तो बहुत हैं जहाँ से अरुण कुमार को खड़ा करेंगे। सभी जाति का वोट, परसेंटेज ऑफ वोट्स भले किसी जातीय नेता के साथ चला जाए, लेकिन मैं जब चुनाव लड़ा, नीतीश कुमार के खिलाफ भी नालंदा से चुनाव लड़ा, तो मैंने यही कहा था कि आप एक जाति को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका वोट नहीं मिल सकता है, बाकी लोगों का वोट हमको मिलेगा। और नालंदा से मैं एक तरह से निर्दलीय चुनाव लड़ा और इनको चुनौती दी, तो उनको पता चला होगा। इनके साथ जो जातीय जमात थी वो हमारे वोट पर तो बहुत असर नहीं डाल पाया। इसलिए हमारे यहाँ चाहे जिस जाति का लोग आया हो, जिस धर्म का लोग आया हो, कोई ये नहीं कह सकता अरुण कुमार ने किसी दूसरे 2-3 चश्मा रखे हुए हैं। अरुण कुमार का चश्मा एक, नीतीश कुमार की तरह मेरे यहाँ चश्मा कई नहीं। लेकिन आप कह तो रहे हैं कि चश्मा एक है, मतलब ये आपका चश्मा एक है, लेकिन आपके अभी पॉलिटिकल कैरियर में देखें तो दल बहुत सारे बदले। आपने अपना भी एक दल बनाया जो मर्ज हो गया, तो ये आरोप तो आप पर लगते रहे हैं ना कि चुनाव के लिए वो लोग दल बदलते हैं सत्ता पाने के लिए। मैंने सत्ता को चुनौती दिया है, इसके लिए दल बदला है। मैंने कभी अपने व्यक्तिगत राजनीतिक लाभ के लिए दल नहीं बदला। लोग दल बदलते हैं सत्ता प्राप्त करने के लिए। नीतीश कुमार अपनी कुर्सी के लिए, मैंने कुर्सी को बलिदान किया। नीतीश कुमार ने अपने मैनेजर को ऊपर उठाया, संघर्ष के साथी को ऊपर उठाए रहते तो मैं दल नहीं छोड़ता। मैं तो नाक का बाल था जॉर्ज फर्नांडिस का, और नीतीश कुमार को भी। नीतीश कुमार अपनी पुरानी दिनों को याद करेंगे तो संघर्ष के साथी हम थे, संघर्ष के साथी ललन सिंह नहीं थे। वो चेहरा कोई बिहार का लोग देखा भी नहीं था। मैं निर्दलीय चुनाव जीत करके आया था और समता पार्टी को ज्वाइन किया था, इनकी कृपा पर थोड़े था। मैं जनप्रतिनिधि होने के बाद आपको, उस समय तो हम लालू यादव के साथ जाते तो मंत्री बनते, इनके साथ संघर्ष किया 12 साल। इसलिए अरुण कुमार को नहीं कह सकता कोई कि सत्ता के लिए इन्होंने दल बदला। मैंने दल बदला स्वाभिमान के लिए और सत्ता को चुनौती दिया। उनकी अराजक भावनाओं के खिलाफ मैंने आवाज बुलंद की, जनता की आवाज बनने का काम किया। नहीं तो जैसे चूंकि आप 1994 में आप फाउंडर मेंबर रहे समता पार्टी के, जी। उस दौर के नीतीश कुमार और आज के दौर के नीतीश कुमार में कितना फर्क देखते हैं? एक तो ये मेरा पहला सवाल, चूंकि मैं आगे सवाल आपसे ले लूं कि आपने कहा कि नालंदा, अगर कहा यह भी जा रहा है, तो ये चर्चा है कि अगर लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री कैंडिडेट नीतीश कुमार हुए तो वो भी चुनाव लड़ेंगे। तो अगर ऐसा मौका पार्टी ने कहा कि इनके खिलाफ उतरिए, तो क्या उतरेंगे आप? हाँ, पहली बात तो मैं बता दूं कि नीतीश कुमार कभी भी चुनौती को स्वीकार नहीं करते हैं। सत्ता के हथियार से वो जितने पहलवान बने। 77 की लहर में नीतीश कुमार की जमानत जब्त हो गई थी। जनता पार्टी का जब वेव चल रहा था नॉर्थ इंडिया में, तो उनकी जमानत जब्त हो गई थी और वो जाकर के सरेंडर किए। बेलछी कांड के जो महानायक थे उनके पास सरेंडर किए, तो पहली बार 85 में एमएलए हुए थे। ये नीति और सिद्धांत की बात करते हैं। तो जॉर्ज फर्नांडिस ने इनको जीरो से वहाँ तक पहुँचाया और भारतीय जनता पार्टी की विशेष कृपा रही जिससे इनको बनाया गया, इनको प्राप्त हुआ। लेकिन जब बाएं या दाएं, राइट या लेफ्ट, कभी इस छाया में कभी उस छाया में, तब से ये चुनाव नहीं लड़ते हैं। आपको मालूम है, चुनाव नहीं लड़ते हैं। विधान परिषद के सहारे ये अपने कुर्सी को बचाए रहते हैं। लड़ने की इनकी कहाँ, ये कभी प्रधानमंत्री के लिए भी कभी चुनौती स्वीकार नहीं करेंगे। ये रिस्क नहीं लेते हैं, नहीं ये बहुत कैलकुलेटेड मूव करते हैं। तो मुझे थोड़ा सा ये फर्क बताइए, मतलब ये फर्क तो मैं बता रहा हूँ, 77 में अपॉर्चुनिटी वाली बात अलग है। हाँ। लेकिन चूंकि आपने उस नीतीश कुमार को देखा है जो संघर्ष कर रहे थे, और अब एक वो नीतीश कुमार हैं जो लगातार सत्ता में, आप ही कह रहे हैं कि वो सत्ता के लिए इधर उधर कर रहे हैं। इनमें और क्या फर्क है? जैसे सामने से अगर वो आपसे मिल रहे हैं, किसी फंक्शन में मिले, तो उन्होंने सामने देखा कि ये वही अरुण जी हैं जो कभी उनके साथ थे, उनके साथ संघर्ष कर रहे थे, तो क्या बातें हुई और उनमें आपको क्या फर्क लगता है कि क्या क्या बदल गया? आप देखिए, ये ऐसे अपराधियों के फेरे में पड़ गए ना
जो राजनीतिक अपराधी थे, चारित्रिक अपराधी थे, ऐसे जो सामाजिक रूप से कलंकित थे, ऐसे फोर्सेस को अपने इर्द गिर्द बैठा लिया। और नतीजा है कि जितने संघर्ष के साथी थे धीरे धीरे किनारा होने, और उन लोगों को किनारा करना भी चाहे, इसको फाइनली किनारा करने के लिए जॉर्ज फर्नांडिस को इन्होंने अध्यक्ष पद से हटाया। सबसे बड़ा धोखा दिया इन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस, जिन्होंने अपने भ्रूण के रूप में अपने पेट में रख करके, गर्भधारित करके इनको विकसित किया, और विकसित करके दो आदमी इनको बढ़ाने में अपना संपूर्ण लगा दिया। एक दिग्विजय सिंह दादा और दूसरे जॉर्ज फर्नांडिस, इन दोनों ने संपूर्ण लगा दिया और दोनों को मारने का काम इन्होंने किया। इसलिए इनके साथ हमारा डिफरेंसेस तो इन्होंने प्रचारित बहुत किया कि पिताजी को एमएलसी बनाना चाहते थे इसलिए हो गए, फलना हो गए। लेकिन सच्चाई ये है कि जिस दिन जॉर्ज फर्नांडिस अध्यक्ष पद पर शरद यादव को इन्होंने ला करके खड़ा किया, तो ये खड़ा अपने होना चाहते थे। डॉक्टर शंभू श्रीवास्तव सीपीआई से समता पार्टी में आए थे, और शंभू श्रीवास्तव ने इनको मना किया कि आपकी भत पिट जाएगी, नहीं तो ये सबको हटा करके खुद अध्यक्ष भी बनना चाहते थे, खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते। सत्ता के ऐसे प्यासे हैं, पिपासु हैं ये, ऐसा हम लोगों को कभी अंदाज लगा ही नहीं था। और उसके लिए ये सब कुछ त्याग सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं जो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि बहुत बात साथ में रहने से आदमी जानता है, तो बिलो द बेल्ट मेरी आदत नहीं है, मैं वार करता हूँ। इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि जो जॉर्ज फर्नांडिस का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता। नहीं, एक और सवाल, चूंकि अभी आपने कहा कि उनके आसपास के जो लोग हैं वो ठीक नहीं है। हाँ, उन्होंने तो क्या अभी भी जो आसपास के लोग हैं वो ठीक नहीं है? अरे अभी तो पूर्ण रूप से उनके गिरफ्त में हैं। लेकिन ये जो लोग हैं यही कहते थे ना कि भाई आप नीतीश कुमार को नहीं पहचान सकते, हाँ, उनकी नहीं राजनीति को ऐसे नहीं जान सकते, नहीं पहचान सकते, बल्कि कभी तो उन्होंने लेकिन कहा था मैंने जब पहचान लिया तो उधर झांकने की कोशिश नहीं करते। और बहुत लोग पहचान करके जो दांत उनका पेट का निकाल रहे थे वो उनके बड़े सलाहकार बन गए। पहचान गए थे उनको हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी, फिर चले गए, फिर पहचान दोबारा उनकी हुई। मेरी पहचान एक ही बार हुई, मैं निर्दलीय था और समता पार्टी ज्वाइन किया और छोड़ा जब जॉर्ज फर्नांडिस, हम नहीं भी पार्टी में थे, हम नहीं भी इनके साथ थे, हम जब लेफ्ट में भी थे तो जॉर्ज फर्नांडिस धीरे धीरे मेरे आदर्श हो गए थे। नहीं, अब पुरानी बातों से थोड़ी नई स्थिति में आते हैं। 17 तारीख को बेंगलोर में मीटिंग होने वाली है विपक्षी एकता की, पटना में हो गई, उसके नायक नीतीश कुमार हो गए। मतलब उन्होंने वो टास्क बहुत अच्छे से कर दिया कि सभी नेताओं को बुलाया, जुटाया, बातचीत हुई, अच्छी बातचीत हुई। अब बेंगलोर की मीटिंग होनी है। अगर यह बात निकल कर आती है कि बिहार का लाल इस बार देश का प्रधानमंत्री उम्मीदवार हो सकता है, तो क्या बिहार के सांसद या बिहार के नेता बिहार के लाल के लिए सपोर्ट में आएंगे, या पार्टी की एक वैचारिक लड़ाई होगी जिसमें आमने सामने कोई भी हो उनसे लड़ा जाएगा? देखिए, जहाँ तक पार्टी का भी मैं समझता हूँ कि जो मेरा व्यू है उसी से चिराग पासवान भी अभी प्रेरित हैं। बिहार को जितना डैमेज लालू यादव ने नहीं पहुँचाया था, उससे ज़्यादा नीतीश कुमार ने ये भोग किए हैं सत्ता का, बिहार को बर्बाद किया है। कई ऐसी योजनाएं हैं लुटेरों को दिया सिंचाई विभाग में, सिंचाई मतलब किसान के पैसे को इस तरह लूटा है, और इतने एक्सपर्ट को सिंचाई विभाग इन्होंने दिया है जो लूट के माहिर हैं, सिंचाई से जिनको ABCD किसानी से मतलब नहीं है, जो किसान से जरा भी ममता नहीं रखता है। इनके खाल खंड में जगता बाबू भी थे सिंचाई मंत्री, उन्होंने लूटा नहीं, पैसा नहीं खर्च किया, बजट नहीं होगा, इनके समय में बजट बहुत हुआ और वो पैसा लूटा गया, और एक से एक एक्सपर्ट सेक्रेटरी उसमें बैठाया गया लुटेरे, जिसके बारे में ये खुद कहते थे, नाम नहीं लेंगे, खुद कहते थे कि इससे मस्ट करप्ट IAS ऑफिसर कोई हो नहीं सकता है। वैसे लोगों को उस विभाग में बैठाया गया और वैसे ही लोगों को
जो रुथलेसली इस फंड का दुरुपयोग कर सकता हो कि चूहा बांध को खा गया, बाढ़ आ गया, तो ये विस्मयकारी संबोधन का विषय इन्हीं के साथ था। और इन्होंने बिहार को अंतिम रूप से, देखिए रूपम पाठक एक विधायक की हत्या की थी, आज जेल में है। मैंने कहा इसकी जांच सीबीआई से कराइए। ये भोग संस्कृति के लोग ये शोषण करते हैं। ये मामला दूसरा है। हमने जाकर के वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था पूर्णिया में और कहा था कि ये सीधा मर्डर का केस नहीं है, इसको खोलिए, इसमें बड़े नेता खुल जाएंगे, पकड़ में आ जाएंगे। दूसरा कांड हुआ पटना में, एक विषय पर ये टिकते तब ना। पटना में एक डीएवी की छात्रा के साथ हुआ, वो विधायक के घर में हुआ और ऐसे सड़े गले गंदे कीड़े को इन्होंने प्रोटेक्ट किया और वो मामला साफ हो गया। उस बच्ची को वहां से मुंह छिपा करके भागना पड़ा, परिवार के लोग हट गए। और तीसरा मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ, जिसमें हमारे टैक्स के पैसे से ये हेलीकॉप्टर से केक काटने गए थे और वह कोर्ट ने, न्यायालय ने कहा ऑल व्हाइट कलर्ड पीपुल आर बीइंग सर्व्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। यह है इनका सामाजिक न्याय, यह है इनका नैतिकता, यह है इनका मूल्य की राजनीति के धरोहर हैं और ये देश का नेतृत्व करें और मैं साथ दूं, देश का भी बंटावार करने वाला। बिहार का बेटा, ऐसा बिहार का बेटा कलंक नहीं। मुझे फिर अब चूंकि आपने बात आगे बढ़ा दी तो मुझे आपका एक वो बयान भी, जिसको लेकर आपको पहले कोर्ट ने सजा सुनाई, उसके बाद फिर आप उससे आखिर ऐसा बयान देने की जरूरत कैसे आ पड़ती है, और मतलब अपने समकक्ष के नेताओं के लिए इस तरीके का बयान, क्या आप मानते हैं कि ये मतलब गलती हो गई थी या आप आवेश में थे? देखिए, मैं उसको एक्सप्लेन कर चुका हूं, लेकिन आप कह रहे हैं मैंने वो बयान दिया था, लेकिन इससे गंदा बयान ही लोग देते हैं, रिकॉर्डेड है विधानसभा में। ये चचा भतीजा ने एक दूसरे के बारे में जो कहा है, हम जो बोले हैं उससे गंदा गंदा बयान ही दिया है। शर्म इन लोगों को नहीं आती है। नहीं, उसमें तो कोई कोर्ट नहीं गया ना। अगर कोई कोर्ट चला जाएगा, कोर्ट तो भेजा गया ना, ठीक है, लेकिन वो सिनेरियो, मैं बीजेपी कार्यालय में बैठा हुआ था और 4000 फोर्स बढ़िया से एक जाति विशेष को, यानी भूमिहारों को दंडित करने के लिए 4000 फोर्स लगाया गया था, बढ़िया से लेकर के फतुहा तक। जितने गांव थे वहां सब जगह रात में पुलिस जाती थी, महिलाओं को टॉर्चर करती थी। वो हमारे के यहाँ फोन कर रहे थे, बउआ सब लोग तो चूड़ी पहन लेल की, तो भी पहन लेल हो। अनंत सिंह का और नीतीश कुमार का, लालू यादव का ट्रायंगल था। इस ट्रायंगल में एक जाति विशेष पर क्यों कर रहे हैं? अफसर का नाम नहीं लूंगा, मैंने लिया, उन लोगों से बात किया कि ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई, जेनोसाइड कर दीजिएगा एक जाति विशेष को जिसने राज्य को बनाया है। डॉक्टर श्री कृष्ण सेन का इतिहास है, स्वामी सहजानंद सरस्वती का इतिहास है, दलितों का सन्यासी जिनको कहा जाता था। इस जात के जो प्रेरक तत्व हैं उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं ये ट्रायंगल में। उन्होंने कहा कि एक अन्य मार्ग से, और तब संजोग से तीसरे दिन बीजेपी कार्यालय में बैठक चल रही थी। मैंने सुशील मोदी जी को कहा इस पर बोलिए। मीडिया के लोग हमसे पूछे, क्योंकि मोदी जी हम लोग साथ हैं, एक एनडीए हैं, ये बोलेंगे। पारस जी थे उस समय लोजपा से, उन्होंने कहा कि नहीं अरुण बाबू बोलेंगे। सुशील मोदी जी भी कहे अरुण बाबू बोलेंगे। हमारे पार्टी के नेता उपेंद्र कुशवाहा बैठे हुए थे, उन्होंने भी कहा अरुण बाबू बोलेंगे। अब मेरा चुप रहना, मुझे इन लोगों के बयान के वजह से भी गुस्सा हो रहा था और पहले की जो बैक ऑफ द माइंड था उससे गुस्सा। तब हमने कहा कि हम चूड़ी नहीं पहन रखे, छाती तोड़ देंगे। और ये मैंने बार बार कहा, कोर्ट में भी कहा, यह शब्द गलत यदि है तो मैं रिपीट करूंगा। मैं बैठा नहीं रहता, ये भाव था कि मैं अस्थिर नहीं बैठूंगा। छाती तोड़ने का मतलब जीतन राम मांझी को
आम नहीं तोड़ने दिए, उसी कैंपस में आम और मांझी जी ने हमसे शेयर किया कि यहाँ का एक आम भी हम नहीं तोड़ सकते हैं। जो आदमी बाहर बैठ करके एक्स चीफ मिनिस्टर होकर के चीफ मिनिस्टर को आम नहीं तोड़ने दे रहा है, वो छाती हमसे तोड़वा लेगा? है व्यवहारिक? अरे ये तो भाव था, गुस्से का प्रकटीकरण था। फिर भी मैंने महसूस किया कि हमसे गलती हुई है गुस्से में। लेकिन ये लोग जो बोलते हैं विधानसभा के अंदर, चचा भतीजा जो बोले हैं, वह कितना आपत्तिजनक है। अब मजे कर रहे हैं। ये सत्ता के लिए कुछ भी कुकर्म कर सकते नहीं, इस पे भी आऊंगा, लेकिन यहीं से एक सवाल ले लेता हूं, चूंकि आपने पिछले सवाल में जवाब नहीं दिया कि कभी अगर आमना सामना आप तो गुस्सा हमको चढ़वा दिए नहीं, कभी आमना सामना अगर आपका नीतीश कुमार से हो जाता है, कभी सामने से हो जाता है तो, लेकिन मैं उन्हें अच्छे भाव से नहीं देखता हूँ। नहीं, नमस्ते प्रणाम, हालचाल पूछते हैं कि नहीं नीतीश? मैं जरूर नहीं नौ पूछते हैं हम, ना हम पूछते हैं, नमस्ते होता है। वो भी मुड़ी डोलाते हैं, हम भी मुड़ी डोलाते हैं, इतने भर होता है। वो कॉमन कटसी जो है। तो उसके बाद आपकी कभी बातचीत नहीं हुई? नहीं, कभी नहीं हुई? कभी नहीं। किसी नेता ने मीडिएटर बनने का भी काम नहीं किया कि चलिए पहले किया लोग, लेकिन लंबे दिनों से नहीं। वो समझ गए कि ये चलिए अब मौजूदा स्थिति में बात करते हैं, चूंकि आप बहुत लंबे समय से बिहार की राजनीति में और बड़ी भांति समझते हैं, और फिलहाल जो मौजूदा दौर चल रहा है, मतलब महागठबंधन की सरकार, इसमें जैसे कल परसों में भी जो हुआ कि नीतीश कुमार ने डांट लगाई है एक बैठक के अंदर, कहा गया कि, और वो बात खैर सच भी साबित हुई पहले, हालांकि हम भी सूत्रों के हवाले से चला रहे थे, लेकिन अजीत शर्मा ने कहा कि ऐसा हुआ है, तो माना जा रहा है कि ये तो हुआ ही है मीटिंग में, सुना है। ये क्या है? मछली बाजार में जो होता है ना, वही है इन लोगों का। कखनी क्या करेंगे, किस समय क्या करेंगे, दोनों का चरित्र देखिए। तेजस्वी जी ने अपना एक ऑरा बनाया था नीतीश कुमार के कुकर्मों के खिलाफ लड़ने का, और उस समय मैं लोजपा में नहीं था, लेकिन भीतर भीतर मैं विधानसभा चुनाव में पूरी मदद की थी, और इनको एक अच्छा नेता के रूप में उभरने का मौका मिला था। बावजूद मिला था कि इन पर काफ़ी अपने पिता का काला छाया था। बिल्कुल। लेकिन इन्होंने संपूर्ण छाया अपने चाचा का ओढ़ लिया, तो अब संकट में ये हैं और रहेंगे। चूँकि एक वाइट चेहरा, एक स्पॉटलेस चेहरा जब सामने आता है, तो लोग रंजिश भूल करके स्टेट के हित में देखता है। वो फेस इन्होंने खुद गंवा दिया है। ये आप कह रहे हैं, लेकिन नंबर तो ऐसा नहीं कहता। विधानसभा चुनाव में आरजेडी नंबर 1 पार्टी बनी। भाई विधानसभा में नंबर 1 तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हो जाते यदि नीतीश कुमार 10 सीट जबरदस्ती काउंटिंग में नहीं जीते। मतलब वो जो भी मामला, लेकिन तेजस्वी बड़ा चेहरा। मेरा एक सवाल सुन लीजिए। तेजस्वी बड़ा चेहरा बने, वहां से सपोज करिए कि उनके ऊपर अगर लालू यादव की छवि भी थी, जैसे आपने कहा कि पिता की काली छाया थी, मान लिया जाए कि उनकी छाया थी, लेकिन वो उससे बड़े नेता बन के उभरे। उसके बाद नीतीश कुमार पे भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है कोई भी। तो अब जो ये गठबंधन है, ये गठबंधन तो पार दामन साफ दिखता है, सिर्फ इस तरफ है, इधर तो कुछ है नहीं। भ्रष्टाचार के आरोप उन पर बड़े संगीन हैं। 800 करोड़ का भ्रष्टाचार था चारा घोटाला का, लालू यादव, सब दुर्गति उनकी हो गई। अभी भी नीतीश कुमार पर 8000 करोड़ का सृजन घोटाला है, जिसमें सोल रिस्पॉन्सिबल है। कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, सीबीआई जांच कर रही है, माननीय पटना उच्च न्यायालय मॉनिटरिंग कर रही है। आपको इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं। और इससे भी बड़ा घोटाला है, जब इस सत्ता से बाहर होंगे तो वो सब निकलेगा। ये तो मर्डर केस में अभियुक्त थे, मुख्य अभियुक्त थे, 307 के मुजरिम थे, और अपने डिक्लेरेशन में कभी नहीं दिया कि हम 307 के मुजरिम हैं। जब फाइनल इनको कन्विक्शन हुआ बाढ़ कोर्ट से, तब पैरवी करा करके स्टे कराए। चलिए अब यहाँ से भी आगे बढ़ते हैं, थोड़ा लोकसभा चुनाव पे आते हैं, क्योंकि उसे लेकर अब चर्चा शुरू है। बिहार 40 सीटें आती हैं, इन 40 सीटों पे, और इस बार कहा जा रहा है कि दिल्ली का रास्ता पहले कहते थे कि उत्तर प्रदेश से होकर जाएगा, लेकिन इस बार तय बिहार करेगा कि ये 40 सीटें क्या होंगी। एक और महागठबंधन है, दूसरी ओर एनडीए होगी, जिस एनडीए में चिराग के साथ आप है। आपने चिराग को ही क्यों चुना? चिराग एक स्पॉटलेस चेहरा, और चिराग
नीतीश कुमार से हेड ऑन किए थे। मैं भी समझता हूं कि बिहार माइनस नीतीश कुमार बढ़ने वाला नहीं है। तो जो लोग नीतीश कुमार से इसके पहले वाले चुनाव में, मैं फौरी तौर पर तेजस्वी यादव के कई विधायक जानते हैं कि मैं उनके जा करके पार्टी अपना रखते हुए कैंडिडेट जहाँ दिया वहाँ भी जा करके उनकी मदद की। तो यही कारण था कि नीतीश के खिलाफ वो लड़ रहे थे। और उसके बाद भी चिराग पासवान को बाद के दिनों में भी कंसिस्टेंटली बिहार में जो अराजकता थी, जो कोरोना के कालखंड में जो परिदृश्य उपस्थित हुआ, पूरी दुनिया में कोरोना था, लेकिन बिहार के लोगों के साथ, बिहारी मजदूरों के साथ जो नीतीश कुमार ने व्यवहार किया एज ए चीफ मिनिस्टर, वह और दुखद था। और उसकी लड़ाई चिराग पासवान ने फोर फ्रंट पर लड़ा। दिल्ली से पटना पैदल, चेन्नई से पटना पैदल, मुंबई से पटना पैदल, यानी तमाम जगहों से पैदल लोग आ रहा है। और नीतीश कुमार का बयान आ रहा है कि हम बिहार में घुसने नहीं देंगे। हजारों किलोमीटर की जो भाई मौत और जीवन, इस दोनों के बीच मौत को भी बचने के लिए 1000 किलोमीटर की पदयात्रा शुरू कर दिया, गरीब लोग सामान लेकर के। और हर देश, हर राज्य के मुख्यमंत्री अपने निवासियों को प्रोटेक्ट कर रहे थे। ये कह रहे थे मेरी सीमा में घुसने नहीं देंगे। अरे इतना ये डरे कोरोना से कि अस्पताल खोल लिए अपने घर में। महाराज, कोरोना लेके जो आ रहा है सो एक अन्य मार्ग में छोड़ेगा। बाद में कहा कि नहीं बॉर्डर पर ही कैंप बनाएंगे, बड़ी प्रेशर हुआ तब। तो ये सारी चीज़ें हम भी ऑब्जर्व कर रहे थे और हमको एक जुझारू नेतृत्व चाहिए था जो कंसिस्टेंटली नीतीश को आउस्ट करने के लिए लड़े। तो मैं बिना शर्त चिराग पासवान के साथ खड़ा हुआ। और उस समय खड़ा हुआ जब भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से नीतीश कुमार अपमानित कर रहे थे, एक जलते हुए चिराग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे। उस समय बिना शर्त मैं आकर के चिराग पासवान के साथ खड़ा हो गया और मजबूती से खड़ा हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस त्रासदी से, इस संकट से, ये अराजक स्थिति से चिराग पासवान बिहार को निकालने में मदद करें। इसीलिए चिराग पासवान, क्योंकि अब आप चिराग के साथ है तो एक सवाल रोज आजकल मतलब मीडिया में खबरें आती हैं कि मंत्री बनने वाले हैं, शपथ लेने वाले हैं, तो क्या चिराग पासवान मंत्री बनने वाले हैं? देखिए, जब जब भारतीय जनता पार्टी को जरूरत हुई है, चिराग पासवान ने निर्णय लेकर के उपचुनाव में भी मदद किया है। लेकिन हम लोग जो दूर खड़े हैं इसलिए कि कहीं नीतीश कुमार फिर वहां के सरदार न बन जाएं और भाजपा को भी ले डूबें। इनको दूर रखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का जो टीम है वह एलाइज के साथ 40 का 40 सीट जीतेगा। क्या मंत्री बन रहे हैं चिराग? यह प्रायोरिटी नहीं है, यह प्रायोरिटी नहीं है। प्रायोरिटी यह है कि हमारे साथ सम्मानजनक समझौता हो और नीतीश कुमार को उधर ही रखिए। ये सम्मानजनक समझौता की शर्तें क्या है? शर्त, सम्मानजनक समझौता का शर्त यही है कि नीतीश पहले तो यही सुनिश्चित करें कि नीतीश इधर फिर। लेकिन मोदी अपने बयानों में अभी भी नीतीश कुमार को टारगेट नहीं कर रहे हैं। अब नहीं, ठीक बात है, शंका इसीलिए होती है। नहीं तो अब मतलब क्या ये शर्तें हैं कि कितनी सीटें मिलेंगी और क्या अब चिराग केंद्र में आएंगे? ऐसा लगता है कि मोदी जी भी समझ गए हैं कि नीतीश कुमार के आने से कोई फायदा नहीं है। और चिराग पासवान, हमारी लड़ाई तो, हमारा व्यक्तिगत तौर पर नरेंद्र मोदी का मैं फैन हूं। मैंने कभी कोई बयान नहीं दिया और मेरे अच्छे रिश्ते रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ उस अलायंस में मैं नहीं रहा, निर्दलीय एक तरह से लड़ा। पिछले चुनाव में भी अमित शाह जी ने प्रेस में के लोगों को कहा कि जहानाबाद से अरुण लड़ेंगे, लेकिन नीतीश कुमार उधर थे। नीतीश कुमार से मैं कोई समझौता नहीं कर सकता था, मैं अकेले लड़ा। जो आया सो हुआ। हम जनता के बीच जिस टेम्पर से, जिस मुस्तैदी से, जिस मजबूती से ये कल कह रहे थे, आज भी कह रहे हैं। लोग कहते हैं कि पार्टी बदल देते हैं। पार्टी क्यों बदलते हैं? इस अराजक तत्वों के 14 साल महोदय मैं रहा हूं नीतीश कुमार के
साथ पहचानने में हमको दिक्कत रही, जब जॉर्ज फर्नांडिस जैसे आदमी को, हमारे लिए कुछ भी नहीं, जॉर्ज फर्नांडिस जैसे लोगों को ये आदमी बर्दाश्त नहीं किया। करण थापर को इंटरव्यू देते हुए जॉर्ज फर्नांडिस ने कहा, इट इज नीतीश हु स्टैब्ड इन माय बैक। ये रिकॉर्ड में है। आओ जब मरे तो आंसू बहा रहे थे। तो ऐसा नकली आदमी इस दुनिया में हमको पहली बार। कितनी सीटें एलजेपीआर लेने वाली है इस लोकसभा चुनाव? कम से कम कितनी सीटों का आप दावा कर रहे हैं? हम लोगों ने ऑथराइज कर दिया है, पूरी पार्टी ने ऑथराइज कर दिया है चिराग पासवान जी को राजनीति में अपने नेतृत्व को हम लोगों ने ऑथराइज कर दिया है। जितनी सीटें पर वो तय करेंगे हो जाएगा। ठीक है, वो विषय नहीं। अब एक और सवाल, चूंकि चर्चा अभी से सीटों के गुनागणित की होने लगी है, कौन कहाँ फील्डिंग कर रहा होगा, तो क्या ये माना जाए कि अगर चिराग पासवान को सीटें मिलती हैं, सीटें मतलब जो चर्चा है कि सीटें पिछले की तरह दी जा सकती है, उनके पास 3 से ज़्यादा सीटें आएंगी, तो क्या उसमें से एक सीट जहानाबाद होगी? तो क्या अरुण जी वहाँ पे उनके कैंडिडेट होंगे, एनडीए के कैंडिडेट? देखिए, हमको लड़ने में कोई, या नवादा अगर हुआ तो चर्चा नवादा की, हमको लड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। ये है कि जहानाबाद में जितने नीतीश कुमार के पोसे हुए धन पशु हैं वो भारी धन लगाते हैं। हम धन वाले नहीं हैं। तो लेकिन जनता के बीच मैं हार करके भी जीता हुआ हूँ। जितने लोग हैं ये सब पहलवान एक तरफ हैं, हम अकेले एक तरफ हैं, सभी जातियों में, यहाँ तक कि यादव भी हमको ये नहीं कह सकता कि वोट भले नहीं दे, ये नहीं कह सकता कि अरुण कुमार ने हमारे साथ कोई छल किया है, कोई धोखा किया है, कहीं फंसाया है, कहीं ठगा है। वह भी मेरे लिए उतना ही दिल खोल करके रखता है। इसलिए हमारा ये विषय नहीं है कि यहाँ से ले, पार्टी जो निर्णय करेगी हम मानेंगे। हम कोई परिचय के मोहताज अब नहीं है। नहीं, अगर मतलब पार्टी ने कहा कि अगर नवादा लड़ अगर तो कह रहे हैं कि कहीं से लड़ाएंगे तो हम लड़ेंगे। तो अगर नवादा की सीट भी बिल्कुल हमारे लिए, नवादा में तो हमारे लिए कोई परेशानी भी नहीं है। हम नॉमिनेशन करके आएंगे, जीत जाएंगे। जहानाबाद में तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। कई ऐसे सीट हैं जहाँ से, लेकिन ना कोई लड़ने वाला मिलेगा तो हम लड़ेंगे। इसलिए हमारा कोई ये नहीं है कि ये ठीक है कि नवादा हम लंबे दिनों से लड़ने का इच्छा रखते रहे हैं और इन के न प्रकार न कोई वहाँ चले जाते हैं। वहाँ यदि हम लड़ते तो निश्चित तौर से पार्टी को, एनडीए को बहुत स्वतंत्र भाव से वहाँ से टहलते हुए दूसरे जगह भी हम प्रभावित कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, मोड़ सकते हैं। इसलिए हमारे वजह से गठबंधन को और ये को कोई परेशानी नहीं है। आपने शुरुआत के एक सवाल के जवाब में ये कहा था कि अगर पार्टी कहेगी तो मुंगेर भी लड़ जाऊंगा। अरे कहीं से लड़ सकते हैं। मुंगेर ललन सिंह चुनाव लड़, अरे ललन सिंह को तोहफा है क्या? ललन सिंह मतलब नीतीश कुमार, ललन सिंह मतलब बिहार सरकार। ललन सिंह को कोई अच्छे भाव से देखता है क्या? वो पॉपुलर लीडर हैं क्या? सत्ता से बाहर होकर के वो घूमे। अगर पार्टी ने कहा कि ठीक है, अरे मैं कह रहा हूं आपको, अभी भी मैं किसी भी गांव में मुंगेर का जाता हूं तो छाती जुड़ाता है लोगों का। हम थोड़े सत्ता का कभी दर्प हमारे चेहरे से निकला है। हम तो आम लोगों के लोग हैं। ये लोग तो सत्ता से पैदा हुए लोग हैं। गमला में बरगद का पेड़, ललाना बलन को चीजें नहीं। तो मतलब ये आप बड़ी बात कह रहे हैं कि अगर पार्टी ने कहा तो आप चुनौती दे सकते हैं किसी भी सीट पर। ललन सिंह चुनौती देने लायक चीज नहीं है। चुनौती तो हम नीतीश कुमार को देने के लिए तैयार हैं। लड़े जहानाबाद से हम भी लड़ेंगे, लड़े बाढ़ से हम भी, मोकामा से हम भी लड़ेंगे, लड़े नीतीश कुमार। हम राजनारायण के वंशज हैं, राजनारायण के वंशज है। राजनारायण जी के साथ काम किया है। विद्यार्थी जीवन में उनको आदर्श मान के उनके घरों पर जाकर के बैठते। इसलिए हम जॉर्ज फर्नांडिस के, तो आपको मौजूदा परिस्थिति में क्या लगती है? ये सब राजनीति को दूषित किया है इन लोगों ने, राजनीतिक मूल्यों को। हम राम वृक्ष मणिपुरी हमारे वंश के थे, लोहिया के आदर्श थे।
ये लोहिया के नाम लेते हैं। हम कर्पूरी ठाकुर के साथ काम किए, उस समय भी कर्पूरी जी के साथ ये छाया की तरह घूमते थे, तो ये लोग बड़े बदनाम लोग थे। नहीं, मौजूदा परिस्थिति में आपको क्या लगता है कि जो महागठबंधन है या तमाम दल अपने कैंडिडेट साझा उम्मीदवार देती है, तो एनडीए कितनी सीटें निकाल सकती है बिहार में? अब देखिए, मैं कह रहा हूं कि ठीक से यदि लड़े और ऊपर से थोपा नहीं गया तो 40 का 40 सीट निकलेगा। कोई नहीं पसंद करता है नीतीश कुमार को। नहीं, ठीक से लड़े और ऊपर से थोपा ना जाए, ये दो चीजें क्या है? दो चीजें ये है जिसको सभी पार्टी समझती है कि बहुत धन पशु, दारू वाला, बालू वाला हर पार्टी में झांकते रहता है। जैसे हमको आप कह रहे हैं ना, जहानाबाद से एक पहलवान पूरे देश से है, जो कोई बॉम्बे में है, कोई दिल्ली में है, कोई हैदराबाद में है, झांक रहा है। बड़े हमारे खिलाफ नीतीश कुमार ने सेट कर दिया था अनिल शर्मा को, आम्रपाली, तो हमारे साथ सेट कर दिया। और इधर भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ लोगों ने मोदी जी का, नरेंद्र मोदी जी का, सुशील मोदी को की जरूरत नहीं थी, नरेंद्र मोदी की जरूरत थी हमारे के यहाँ, तो नरेंद्र मोदी का प्रोग्राम कटवा दिया। और ऐन दिन हमको पता चला, तो कुछ हमारे लिंक्स थे, हमने रात में बात किया, उन्होंने कहा कि कहीं नहीं जाऊंगा, जहानाबाद जाऊंगा। तो फिर से रिसाइकिल हुआ, चुनाव जीत गए, नहीं तो हार जाते। नरेंद्र मोदी जी नहीं जाते तो चुनाव हार जाते। तो ये सब सेट किया जाता है, इसलिए हार जीत की चिंता, जहां से लड़ाएगा वहां से लड़ जाएगा। नहीं तो फिर कितनी सीटें जीतेगी वहां? 40 का 40 सीट मैं कह रहा हूं। लेकिन गुनागणित हमारे कौन सा समीकरण है जिसमें आप 40 सब समीकरण सिर्फ मोदी के नाम पे जीतेंगे चुनाव? सिर्फ मोदी के नाम पर। बाकी उधर उस तरफ भी आप देखिए ना, नेता कितने हैं? अरे नेता बहुत, साझा उम्मीदवार होगा, वो उम्मीदवार भी कोई कमजोर उम्मीदवार नहीं होगा। महागठबंधन का जो मीटिंग देखे ना, मीटिंगे से कितने लोग चल दिए। अब उसका डिस्कशन कराना चाहते हैं तो एक दिन अलग से बुलाइएगा। इनका न चचा है न भतीजा है, न भतीजा के चचा है न चचा के भतीजा है। अरे क्या बात करते हैं। इसलिए यहाँ जो एलाइज हैं, भावी एलाइज हैं, इतने में बड़ा विस्तार, 40 का 40 सीट हम किशनगंज जीतेंगे। ढंग का मुसलमान हम लड़ा देंगे, राष्ट्रवादी तो वहां भी जीत जाएंगे। एनडीए से मुस्लिम कैंडिडेट। हम कह रहे हैं कि 40 का 40 सीट सब कुछ ठीक ठाक रहा। चलिए अरुण जी, आपने हमारे तमाम सवालों के जवाब दिए और काफ़ी बेबाकी से जवाब दिए। उन सवालों के भी जवाब दिए जिसका आपने इससे पहले कभी जवाब नहीं दिया था। नीतीश कुमार के साथ आखिर वो क्या सब हुआ था। बहुत बहुत धन्यवाद बिहार तक के कार्यक्रम में आने के लिए। आप ऐसे ही आगे भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ते रहे। धन्यवाद।